नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और हमारे इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी एकदम अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे देश का मोड़, आम आदमी के लिए जरूरी बातें। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और इसके अलावा बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए शुरू करते हैं आपका खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया। तो आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। बताते हैं आपको कि आज कौन से खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है। तो ऐसे में पहली खबर में बात करेंगे हम झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की। अटकलें लगाई जा रही हैं कि हेमंत सोरेन जल्द एनडीए का दामन थाम सकते हैं। बिहार चुनाव खत्म होते ही झारखंड फोकस में आ गया है। झारखंड की राजनीति में हलचल बढ़ गई है, तो हेमंत सोरेन और भाजपा के गठबंधन की अटकलें तेज हैं। दूसरी खबर में बात होगी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ कल वाराणसी दौरे पर थे और इस दौरान सीएम वाराणसी के सबसे खूबसूरत नमो घाट पर आयोजित काशी तमिल संगमम में पहुंचे थे। और इसी बीच सीएम योगी के मंच के आसपास कुछ ऐसा हुआ जो सुर्खी बन गया। दरअसल सीएम योगी के मंच तक एक युवक सुरक्षा घेरा तोड़कर पहुंचना चाहता था, लेकिन आसपास मौजूद कमांडो ने बिना समय गंवाए उसे पकड़ लिया। खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की। तो देखिए, तीसरी खबर होगी वाराणसी से, जहां पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय पर भारी बवाल देखने को मिला है। दरअसल यहां छात्रों और प्रोक्टोरियल बोर्ड के बीच शुरू ही कहासुनी हिंसक हो गई। गुस्साए छात्रों ने जमकर पत्थरबाजी की। सूचना पर पहुंची पुलिस पर भी पत्थरबाजी की गई है। और बताएंगे आपको चौथी और आखिरी खबर के बारे में, जहां पर राजधानी दिल्ली की हम बात करेंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ता लगातार अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर आज एनएसयूआई कार्यकर्ता जंतर मंतर पर प्रदूषित हो रही राजधानी को लेकर अपना विरोध दर्ज कराने के मूड में है। सभी खबरों को एक एक कर हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। बिहार चुनाव खत्म होते ही झारखंड फोकस में आ गया है, तो झारखंड की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। हेमंत सोरेन और बीजेपी के गठबंधन की अटकलें तेज हो गई हैं। तो पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पत्नी कल्पना सोरेन संग दिल्ली दौरा और उसके ठीक बाद राज्यपाल का अमित शाह से मिलना, ये महज संयोग नहीं दिख रहा है, बल्कि सियासत में टाइमिंग का अपना महत्व होता है। और यही कारण है कि राज्य की गलियों से लेकर दिल्ली की सड़कों तक सियासी गलियारों में जेएमएम एनडीए गठबंधन की अटकलों का बाजार गर्म है। लेकिन तस्वीर अब भी धुंधली है। सियासत में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, कब वक्त का पहिया घूम जाए कौन जानता है। और ऐसे वक्त में जब जेएमएम के रिश्ते आरजेडी और कांग्रेस से अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो जी हां, झारखंड में बड़े राजनीतिक फेरबदल की आशंका अब संभावना में बदलती नजर आ रही है। तो बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को करारी हार मिली और इस हार के बाद झारखंड में भी इंडिया गठबंधन की नींव हिलती नजर आ रही है। तो सूत्रों का दावा है कि जेएमएम की आरजेडी और कांग्रेस से बन नहीं रही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि हेमंत सोरेन और एनडीए के बीच नया गठबंधन हो सकता है। और अब सवाल यह है कि आखिर जेएमएम और एनडीए के बीच गठबंधन का धुआं कैसे उठा? क्या सच में हेमंत सोरेन की जेएमएम और एनडीए मिलकर नई सरकार बना लेगी? आखिर इंडिया गठबंधन में बात कहां बिगड़ी, जिसके चलते नटकलों को बल मिला है? तो देखिए, झारखंड विधानसभा को लेकर क्या कुछ होने जा रहा है। दिल्ली में जिस तरह से बैठकें हो रही हैं बीजेपी के साथ, तो क्या जेएमएम और एनडीए के बीच गठबंधन चल रहा है या इसकी प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुकी है? तमाम अटकलें लगाई जा रही है कि आखिर ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं, और अगर यहाँ पर जेएमएम और बीजेपी का गठबंधन होता है तो उसके बाद क्या कुछ समीकरण रहेंगे। तमाम पहलू हैं जिनको लेकर अभी राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस से जेएमएम की बन नहीं रही है, जिसके चलते अब क्या कुछ होने जा रहा है इस पर सभी की नजर है। क्या एनडीए का हिस्सा बन जाएगा जेएमएम? ये तमाम ऐसी बातें जिनको लेकर सियासी गलियारों में काफी चर्चा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी दौरे पर थे और इस दौरान वो वाराणसी के सबसे खूबसूरत नमो घाट पर आयोजित काशी तमिल संगमम में पहुंचे थे। और इसी बीच सीएम योगी के मंच के आसपास कुछ ऐसा हुआ जो सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। दरअसल सीएम योगी के मंच तक एक युवक सुरक्षा घेरा तोड़कर पहुंचना चाहता था, लेकिन आसपास मौजूद कमांडो ने बिना समय गंवाए उसे पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिसंबर को वाराणसी के नमो घाट पर आयोजित काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में पहुंचे थे और इस दौरान मंच पर एक युवक सुरक्षा घेरा तोड़कर पहुंचना चाहता था, तभी सीएम के सुरक्षा में तैनात कमांडो ने उसे पकड़ लिया। वाराणसी पुलिस का इस मामले पर कहना है कि उस व्यक्ति को मंच तक पहुंचने से पहले ही तत्काल हिरासत में ले लिया गया और उससे सघन पूछताछ भी की जा रही है।
दरअसल वाराणसी के नमो घाट पर काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा अन्य मेहमान भी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। कार्यक्रम में सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी नशे में धुत एक युवक सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए सीएम योगी के मंच तक जा पहुंचा। युवक ने मंच के पास पहुंचकर हंगामा शुरू करने की कोशिश की, हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने उसे वहां से हटा दिया। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता नित्यानंद का। नित्यानंद, आखिर कैसे ये व्यक्ति सीएम योगी के मंच तक पहुंचा और क्या कुछ जानकारी इसके बारे में, कौन था ये? जी देखिए, काशी तमिल संगमम 4.0 का कल पहला दिन था, जहां सीएम योगी समेत तमाम मंत्रीगण मौजूद थे, जिसके साथ तमिलनाडु से भी आए काफी भारी संख्या में लोग नमो घाट पे उपस्थित थे। उस दौरान सुरक्षा व्यवस्था में एक बड़ी चूक देखने को मिली। उस दौरान एक व्यक्ति जोगेंद्र गुप्ता, जो कि वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र का निवासी था, वो सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए मंच के करीब तक पहुंच जाता है, मगर तुरंत कार्रवाई करते हुए कमांडो द्वारा उसे रोका जाता है और इसके बाद पुलिस और सुरक्षा खुफिया एजेंसियों द्वारा उससे पूछताछ की जाती है, जिस दौरान उसके परिजन पहुंचते हैं। परिजनों द्वारा बताया जाता है कि व्यक्ति, जो कि जोगेंद्र गुप्ता जिसका नाम है बताया जा रहा है, वो नशे का आदी है और नशे में उसकी थोड़ी मानसिक स्थिति जो है वो अस्थिर रहती है। उसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया। लगभग 2 से 3 घंटे तक उससे पूछताछ की गई थी, जिसके बाद उसके परिजन पुलिस के पास पहुंचते हैं, उन्हें जानकारी देते हैं कि वो व्यक्ति नशे का आदी है, जिसके बाद पुलिस भी इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। पता करने के बाद जब पुष्टि हो जाती है कि वो व्यक्ति दिमाग से अस्थिर है, तो उसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया जाता है। बिल्कुल नित्यानंद, और यहाँ पर लेकिन एक तरह से सुरक्षा में चूक मानी जाए कि आखिर ये मंच तक पहुंचा भी कैसे। हालांकि समय रहते ही कमांडो ने इस पर कार्रवाई कर दी, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या वहां पर पूरी सिक्योरिटी नहीं थी, जिसके चलते इसे मौका मिल गया वहां तक पहुंचने के लिए? देखिए, काशी तमिल संगमम एक भव्य आयोजन है, जिसका ये 4.0 चौथा वो है। बात की जाए सुरक्षा व्यवस्था की, तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होने के बावजूद भी वो प्रतिबंधित क्षेत्र तक पहुंच चुका था। इसी को लेकर के जो खुफिया एजेंसियां, पुलिस भी काफी परेशान थी। लगभग 3 से 4 घंटे उस व्यक्ति से पूछताछ की गई कि आखिर किस तरीके से वो स्टेज के करीब तक पहुंचा। तो जब उस दौरान उससे पूछताछ की गई कि आखिर उसका उद्देश्य क्या था, मगर पूछताछ के बाद जब मालूम चला कि वो नशे का आदी है और दिमाग मानसिक रूप से अस्थिर है, फिर उसे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया। बिल्कुल, और नित्यानंद आप हमारे साथ बने रहिए। और ऐसे में देखिए जिस तरह से कार्रवाई यहाँ पर की, हालांकि पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एक बड़ी चूक इसे माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, जहां पर कैंपस में देर रात तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। मामूली सी बात पर शुरू हुए विवाद के बाद छात्रों और सिक्योरिटी गार्ड के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जिसके बाद कैंपस में जमकर बवाल हुआ है। और इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को तितर-बितर करने की कोशिश की, जबकि छात्रों ने घंटों तक पथराव किया। दरअसल मामला छात्रों प्रोक्टोरियल बोर्ड के बीच बहस से शुरू हुआ था। कैंपस में गाड़ी वाले ने राजाराम हॉस्टल में रहने वाले छात्र को टक्कर मार दी थी और इस छात्र के समर्थन में बिरला हॉस्टल के छात्र और कुछ अन्य छात्र विरोध करने लगे। छात्रों ने प्रोक्टोरियल बोर्ड में जाकर एप्लीकेशन देने और अपनी बात रखने की कोशिश की, तभी दोनों तरफ से बहसबाजी की स्थिति बन गई और इस बीच देखते ही देखते तोड़फोड़ और पथराव शुरू हो गया। बिरला चौराहे से लेकर एलडी गेस्ट हाउस तक छात्रों ने जमकर उत्पात मचाया है और इस दौरान हाथों में रॉड डंडे लिए छात्रों ने जमकर पथराव किया। इतना ही नहीं, छात्रों ने एलडी चौराहे पर सुरक्षा कर्मियों के लिए रखी कुर्सियां भी तोड़ दी। सड़क किनारे पार्क हुए कई वाहनों के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी भी सामने आ रही है, तो पुलिस की लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हो गए हैं। बीएचयू कैंपस में कुछ विवाद हुआ था। यहाँ के छात्रों और सिक्योरिटी गार्ड्स के बीच कुछ डिस्प्यूट हुआ था, जिस पे स्थिति बिगड़ रही थी। तो डॉक्टर साहब ने हम लोग को बुलाया यहाँ पे, तो मौके फोर्स के साथ हम लोग पहुँचे। अब सामान्य स्थिति, अंदर का मामला था कुछ, डॉक्टर साहब इसकी जांच करवा रहे हैं, बताएंगे क्या। और वहीं घटनास्थल से हमारे संवाददाता नित्यानंद मिश्रा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छात्रों और पुलिस के बीच यहाँ पे जमकर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी से पहले कुछ जानकारी जो प्राप्त हुई है, उसके अनुसार यहाँ छात्र और जो प्रोक्टोरियल विभाग है, यानी जो सुरक्षा कर्मी यहाँ पे जो गार्ड लगाए गए हैं, उनके बीच किसी बात को लेकर के विवाद होता है। विवाद के दौरान एक छात्र का सर फट जाता है, जिसके बाद सभी छात्र आक्रोशित होते हैं
और एकजुट हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस को सूचना मिलती है, मौके पर लंका पुलिस और एसीपी भेलुपुर यहाँ पे पहुँचते हैं, जिसके बाद जमकर पत्थरबाजी होती है। पुलिस भी लाठी डंडे से लेकर के अपने आप को बचाव कर रहा था। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे लगातार ये पत्थरबाजी की गई, लगभग आधे से 1 घंटे तक यहाँ पे पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद वर्तमान की बात की जाए तो नियंत्रण में सब पुलिस द्वारा कर लिया गया है। फिलहाल शांति है, मगर इस कैंपस को वर्तमान में छावनी में तब्दील कर दिया गया है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। स्थिति को काबू में करने के बाद इस कैंपस को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पे भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। प्रोक्टोरियल विभाग की तरफ से फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है, मगर पुलिस के मुताबिक छात्रों और प्रोक्टोरियल विभाग सुरक्षाकर्मी के बीच कुछ झड़प हुई थी। इसके बाद ये मामला बढ़ गया। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता नित्यानंद से। नित्यानंद, देखिए जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, आखिर किस बात को लेकर ये पूरी कहासुनी हुई और मामला इस तरह से पत्थरबाजी में, मारपीट में बदल गया? जी देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय हमेशा से चर्चा में बना रहता है, चाहे उनके साइंटिस्ट की खोज हो या छात्र हो। मगर कल की घटना की बात की जाए तो देर रात एक छात्र प्रोक्टोरियल बोर्ड जाता है अपनी कुछ निजी शिकायत को लेकर के, जहां गार्ड के उसकी कुछ बहस होती है और ये बहस इतनी बढ़ जाती है कि छात्र को चोट लग जाती है। जिसके बाद बिरला हॉस्टल के सभी छात्र एकजुट होते हैं, वहां पे प्रोक्टोरियल बोर्ड जाके शिकायत करने जाते हैं। मगर उस दौरान बात इतनी बढ़ जाती है कि छात्रों द्वारा पथराव किया जाना शुरू हो जाता है। जिसके बाद प्रॉक्टर द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पे भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंचती है, मगर फिर भी छात्रों द्वारा लगातार पत्थरबाजी की जाती है। मगर कुछ देर के बाद पुलिस ने स्थिति को काबू में किया और वर्तमान की बात की जाए तो जो कैंपस है उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया। भारी संख्या में पुलिस फोर्स पीएससी बल वहां पे तैनात है, मगर पुलिस को अभी किसी प्रकार की कोई तहरीर नहीं मिली है और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वहां पे भारी संख्या में मौजूद है। बिल्कुल नित्यानंद, अभी फिलहाल किस तरह के हालात बने हुए हैं? फिलहाल कैंपस को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, शांति बनी हुई है। छात्रों द्वारा भी कोई बात नहीं कही गई है, ना प्रॉक्टर द्वारा अभी तक कुछ बताया गया है। मगर पुलिस का ये कहना है कि प्रोक्टोरियल बोर्ड और छात्रों के बीच कुछ बहस हुई, जिसके बाद ये बहस इतनी बढ़ गई कि पत्थरबाजी तक नौबत आ चुकी थी। मगर स्थिति को काबू में कर लिया गया है। मौके पे भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। बिल्कुल नित्यानंद, और ऐसे में देखिए जिस तरह से यहाँ पर ये पत्थरबाजी हुई है, मारपीट हुई है, छोटी सी बात को लेकर विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो कुल मिलाकर इसमें अब जो कॉलेज प्रशासन है उनका क्या कहना है, क्योंकि ऐसे में भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? फिलहाल बीएचयू प्रोक्टोरियल बोर्ड से कोई किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है, मगर पुलिस के मुताबिक जो ये विवाद हुआ था वो प्रोक्टोरियल बोर्ड और छात्र के बीच हुआ था। इसके बाद ये बढ़ने के बाद पुलिस पहुंचती है, मौके पे सब शांत हुआ, शांति बनाई गई। वर्तमान की बात की जाए तो अभी भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। इसके बाद पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई कि अभी उन्हें कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई में जुटेगी और प्रोक्टोरियल बोर्ड भी अभी चुप्पी साधा हुआ है। जानकारी कुछ देर में मिल सकती है कि क्या मामला था, किस लिए विवाद हुआ और आगे ऐसी घटना दोबारा ना हो इसके लिए क्या कुछ किया जाएगा। जी बिल्कुल नित्यानंद, कितने छात्र इसमें शामिल थे, क्या इसको लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? पुलिस के मुताबिक आधा दर्जन से अधिक छात्र उस दौरान मौजूद थे जो पत्थरबाजी कर रहे थे। सबकी वीडियोग्राफी भी पुलिस द्वारा की गई है और तमाम चीजों की जांच भी की जाएगी तहरीर मिलने के बाद। जी बिल्कुल नित्यानंद, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेंगे। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते, दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली होती हुई जा रही है और दिल्ली की हवा में घुला ये जहर यहाँ रहने वाले लोगों की सांसों पर भारी पड़ रहा है। बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मंगलवार शाम दिल्ली की हवा एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। पूरे शहर में प्रदूषण तेजी से बढ़ा और कई जगहों पर एयर क्वालिटी गंभीर कैटेगरी में पहुंच गई है। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी के नियमों के मुताबिक AQI अगर 0 से 50 के बीच हो तो हवा अच्छी मानी जाती है। चांदनी चौक में सबसे ज्यादा 471 AQI रहा है। DTO में AQI रहा है 406,
वहीं जहांगीरपुरी की बात करें तो ये 408 के है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 416 AQI तो मुंडका में 418 AQI दर्ज किया गया। वहीं नेहरू नगर में 446 AQI दर्ज किया गया है। तो दिल्ली में फिलहाल साफ हवा मिलने की उम्मीद बेहद कम है। एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर सुधरने की संभावना नहीं दिख रही है और अनुमान है कि शहर का AQI कम से कम 5 दिसंबर तक बहुत खराब श्रेणी में बना रहेगा। वहीं दिल्ली के बढ़ते प्रदूषण पर NSUI जनता के साथ मिलकर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और राजधानी की दमघोटू हवा पर तुरंत कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। तो लगातार दिल्ली की हवा की गुणवत्ता खराब होती हुई दिखाई दे रही है। AQI बढ़ रहा है और कम होने के आसार नहीं है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता पंकज राय से। पंकज, तो फिलहाल जिस तरह से हम देख रहे हैं दिल्ली की एयर क्वालिटी लगातार खराब होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ कदम उठाए गए लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। क्या अभी हालात ऐसे ही बने रहेंगे? बिल्कुल गीतू, देखा जाए दिल्ली NCR की बात किया जाए तो प्रदूषण का स्तर लगातार पिछले 1 महीनों से अगर AQI देखा जाए तो 300 से 500 के बीच में बना हुआ है। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर आंकड़ा जो है 500 के आसपास है, 471 है, 460 है। आनंद विहार ले लीजिए, वजीरपुर ले लीजिए, ऐसे तमाम जो इलाके हैं दिल्ली के लगातार AQI स्तर वहां पर बढ़ा हुआ है। NCR में भी इसी तरह का स्थिति है। इसको लेकर के लगातार सरकार की तरफ से प्रयास भी किया जा रहा है, मतलब उसके जो ऐसे इलाके हैं वहां पर कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो जमीनी हकीकत में AQI स्तर उसी तरह से बना हुआ है, जिसको देखा जाए लगातार अब लोगों को अस्पताल में कतारें लगाना पड़ रहा है, इलाज करवाना पड़ रहा है। लोग दिल्ली से भी कई लोग ऐसे हैं जो बाहर जाना पड़ रहा है, मजबूर है। ये स्थिति दिल्ली NCR में बनी हुई है लगातार। अगर देखा जाए तो पिछले 1 महीने से अब तो डॉक्टर भी लगातार लोगों को सलाह दे रहे हैं कि आप थोड़ा सा बाहर जाइए, आप सही हो जाइए। क्योंकि जिस तरह से लगातार गले की समस्या हो या सांस लेने की समस्या हो, इन तमाम चीज़ों पर जो जिस तरह से बीमारियां जो है जकड़ रही हैं, बढ़ रही हैं, उसको लेकर के लगातार एडवाइजरी भी दी जा रही है, बताई भी जा रहा है अस्पताल प्रशासन की तरफ से। पर्यावरण जो विद हैं वो भी लगातार इसको लेकर के गंभीर स्थिति बता रहे हैं। लेकिन जो सरकार की तरफ से, जैसा आपने कहा कि लगातार प्रयास भी किया जा रहा है। ऐसे निर्माण कार्य को कई जगह ऐसे हैं जहां प्रतिबंध लगाया गया, कार्रवाई भी की गई, पानी के छिड़काव भी जगह जगह किए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी स्थिति अगर देखा जाए तो मंगलवार शाम, जैसा आपने बताया कि 300 से 500 के बीच में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर AQI स्तर पाया गया। तो ये एक गंभीर समस्या अभी भी दिल्ली में बनी हुई है, जो लोगों को बीमार कर रही है, लोगों को परेशान कर रखा है। लोग सच में जो है परेशान हैं। लोग बहुत ज़रूरत पड़ने पे ही घर से, जिस तरह से डॉक्टर उनको एडवाइजरी दे रहे हैं, जिस तरह से सलाह दे रहे हैं, उस तरह से निकले। लेकिन फिलहाल ये पॉल्यूशन का स्तर अगर देखा जाए तो बुजुर्ग और बच्चों पर ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, ज़्यादा दिक्कतें आ रही है। और अस्पताल में अगर देखा जाए तो वहाँ भी आंकड़ा बढ़ा है, मरीज इस तरह से लगातार अस्पताल में पहुँच रहे हैं। लेकिन सरकार इसको लेकर के किस तरह से रोड मैप बनाएगी, जैसा आज जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट भी है NSUI की तरफ से। उनके साथ कुछ वहाँ के आसपास के लोग रहेंगे और उसमें छात्र भी शामिल होंगे। इनका प्रोटेस्ट है कि जिस तरह से पॉल्यूशन स्तर लगातार दिल्ली में बना है, उसको लेकर के सरकार की क्या रणनीति है, सरकार किस तरह से काम करेगी, क्या लोगों को मजबूर किया जा रहा है या लोग मजबूर हैं दिल्ली में इसी पॉल्यूशन पे रहने के लिए। इन तमाम चीज़ों पर अगर देखा जाए तो उसको लेकर के आज NSUI की तरफ से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट है। लेकिन दिल्ली में अगर दिल्ली NCR की बात किया जाए तो लगातार AQI स्तर बढ़ा हुआ है, लोगों को दिक्कतें हो रही है, लोग मजबूर हैं इस AQI या इस पोल्यूशन में बाहर जाने के लिए, इस प्रदूषण में बाहर जाने के लिए। इन तमाम चीज़ों को देखा जाए, इसको लेकर के अब सरकार का क्या मैप है, किस तरह से सरकार कार्रवाई करेगी, किस तरह से सरकार इस पर जो कई ऐसे इलाके हैं अभी भी जहाँ पर निर्माण का जिस तरह से कंसर्न है सरकार के लिए, तो इसके लिए क्या कोई जो मुख्य वजह है उसका पता चल पा रहा है कि नहीं चल पा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार मेहनत तो काफी की जा रही है, सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हम पानी का छिड़काव कर रहे हैं और एक तरह से दिल्ली में बहुत कोशिश ये भी की जा रही है किसी भी तरह से प्रदूषण को कम किया जाए। ग्रैप यहाँ पर लागू कर दिए गए हैं, ग्रैप 3 अभी फिलहाल लागू किया गया था जब, तो कुल मिलाकर उसके बाद भी कटौती नहीं हो रही है प्रदूषण में। यानी वजह कुछ और है जिसे दिल्ली NCR में या तो पकड़ा नहीं जा पा रहा है कि आखिर किन वजहों से प्रदूषण इतना ज्यादा बढ़ रहा है, या फिर उन पर जो लगाम लगानी चाहिए वो नाकाफी साबित हो रही है।
बिल्कुल, देखिए अगर सीएससी की एक रिपोर्ट देखा जाए तो इस रिपोर्ट में ताज़ा ये बताया गया है कि जिस तरह से वाहन चलते हैं तो पॉल्यूशन कम होता है, लेकिन ट्रैफिक पे जो लगातार ट्रैफिक पे गाड़ियां रुकती हैं और इंजन स्टार्ट रहता है तो वहां से पॉल्यूशन स्तर जो है 7% जो बढ़ने की संभावना होती है और बढ़ता है। इसको लेकर के भी लगातार जो है कल हमने भी कई ट्रैफिक अधिकारियों से बात किया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इसको लेकर के सरकार की तरफ से मिल करके रोड मैप बनाया गया है। दिल्ली में 62 हॉटस्पॉट ऐसे बनाए गए हैं जहां पर इस तरह की समस्या है उसको दूर करने का प्लान किया जा रहा है। तो इन तमाम चीजों पर अगर देखा जाए तो सरकार की तरफ से पहल की जा रही है, बैठक की जा रही है, बातें की जा रही हैं, कार्रवाई भी कई जगह की जा रही है, लेकिन अभी इस पर सुधार करने का, जैसा आपने कहा कि पॉल्यूशन बनने का कारण, अगर पराली की बात किया जाए तो पराली को लेकर के कोर्ट में भी साफ तौर पर कोर्ट ने भी सरकार से पूछा कि यही पराली उस समय भी थी जब कोविड चल रहा था। कोविड में समय में लोग आसमान देखते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन आज पराली की बातें हो रही है, पॉल्यूशन स्तर लगातार, जबकि अगर पिछले कई साल का आंकड़ा देखा जाए तो अब की बार पराली का जो जलने का आंकड़ा है वो सबसे कम है। उसके बाद भी अगर इस तरह का पॉल्यूशन स्तर बढ़ा है तो ये कहीं न कहीं सवाल है जिसको लेकर के लगातार सरकार बैठक कर रही है, बातें कर रही है। सही वजह भी सामने नहीं आ पा रही, यही कहा जा सकता है। पहले पराली के लिए कहा जा रहा था कि पराली से पॉल्यूशन होता है, लेकिन पराली जैसे कि आप बता रहे कोविड के टाइम पे तब भी जल रही थी, लेकिन वो पॉल्यूशन नहीं दर्ज किया गया। कुल मिलाकर क्या अब जरूरत है कि इसमें जन भागीदारी भी जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को भी अब अपने आप को वातावरण को लेकर सतर्क होना होगा, कदम उठाने होंगे और इसमें सिर्फ सरकार खाली कुछ नहीं कर पाएगी। ऐसे में सभी लोगों की भागीदारी अब बहुत ज्यादा अनिवार्य हो गई है। बिल्कुल, देखिए ये अहम सवाल है कि अब जन भागीदारी भी बहुत अहम है, क्योंकि सबको मिल करके कंधे से कंधा मिला करके इस पोल्यूशन से लड़ना होगा, अपने आसपास साफ सफाई करना होगा, पानी का छिड़काव करना होगा, आपको कूड़ा नहीं जलाना होगा। इन तमाम चीज़ों पर आवश्यकता है कि ध्यान देने की, जैसा कि खुद अधिकारी भी आह्वान कर रहे हैं, जैसा कि दिल्ली सरकार की तरफ से भी आह्वान किया जा रहा है, तो इस पर भी लोगों को ध्यान देना होगा कि हमारे आसपास अगर कुछ भी ऐसा दिखता है तो उस पर सबको सहयोग करना होगा, सबको मिलना होगा, साफ सफाई रखना होगा, पानी छिड़कना होगा, धूल जहां वहां पे उसके लिए सरकार के साथ समन्वय करके या अधिकारियों से संपर्क करके वहां पे पानी का छिड़काव कराना होगा। इन तमाम चीजों पर ध्यान रखना होगा। निर्माण कार्य पूरी तरह से रोकना होगा। ट्रैफिक की जो बातें जो रिपोर्ट में सामने आई उसको लेकर के भी एक रोड मैप बनाना होगा कि ट्रैफिक ना रुके। जैसा कि हमने जब ऑटो एक्सपर्ट से बात किया तो उनका साफ तौर पर कहना कि जिस तरह से ट्रैफिक जो है रेड लाइट की बत्ती पर एक समय निर्धारित होता है कि 2 सेकंड या 10 सेकंड या 1 मिनट की ये रेड लाइट है, तो उस पर उन्होंने कहा साफ तौर पर कि इसको थोड़ा सा बढ़ाना होगा। अगर गाड़ियां, क्योंकि आदमी जब पहुंचता है रेड लाइट पे तो उसको रहता है कि 30 सेकंड के बाद ग्रीन हो जाएगी और हमें जाना होगा, तो ऐसे में उसको भी एक रोड मैप बनाना होगा ट्रैफिक पुलिस को कि यहाँ पर किस तरह से कितना समय दिया जाए कि लोग इंजन यहाँ पर बंद करें और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करें फिर जाए। तो ये तमाम चीजों पर सबको मिल करके काम करना होगा। अब समाज और जो पब्लिक है उनको भी मिलना होगा, तभी एक तरह से सुधार आने की संभावना है। अन्यथा जिस तरह की जो स्थिति लगातार पिछले 1 महीने से बनी है, लोगों को बीमार कर रही है, लोगों को दिल्ली से बाहर जाने के लिए मजबूर कर रही है। सबसे अहम सवाल यह है कि जो दूर दराज से लोग आकर के दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उनकी क्या गलती है, इस पॉल्यूशन का कारण क्यों हो रहा है, क्या उन लोग जानबूझकर यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, इन तमाम चीजों का सवाल है। इसको लेकर के क्या रोड मैप बनाया जाएगा, आने वाले समय में ये दिखेगा कि क्या ये रोड मैप जो इस तरह से सरकार लगातार बैठक कर रही है, बात कर रही है, अधिकारी जिस तरह से रेड लाइट की बात कर रहे हैं, इन पर कितना कंट्रोल किया जाता है और पॉल्यूशन स्तर किस तरह से नीचे लाया जाता है, ये बड़ा सवाल रहेगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से हवा जहरीली बनी हुई है वाकई सबके लिए कंसर्न है, खासतौर से बच्चों और बुजुर्गों के लिए जो माहौल है बहुत ज्यादा जानलेवा साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।